दोस्तों, एक व्यक्ति ट्रेन से सफ़र कर रहा था। उसी वक्त उसकी मुलाकात उसकी तलाकशुदा पत्नी से होती है, जिसका तलाक 5 साल पहले हो चुका था। दोनों एक ही पास बैठ जाते हैं। अब आप सोच के देखिए कि इन दोनों के बीच क्या प्रतिक्रिया हो सकती है। मेरे दोस्तों, ये कहानी बहुत ही भावात्मक कहानी है और इस सच्ची कहानी को सुनकर आपके जीवन में बहुत अधिक बदलाव आ सकता है, अगर आप शादीशुदा हैं तो। क्योंकि दोस्तों, आजकल शादियां होती हैं और शादी होने के बाद बहुत जल्द ही उन दोनों के बीच तलाक हो जाता है। ऐसे समाज में बहुत तेज़ी से घटना घट रही है। इसलिए अगर आप शादीशुदा हैं तो इस कहानी को शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाला है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मनोज नाम का एक लड़का होता है जो ट्रेन की जनरल बोगी में वर्थ सीट पर सोया हुआ था। गाड़ी रुक रुक कर वापस चली तो अचानक उसकी नज़र अपनी तलाकशुदा पत्नी रीना पर पड़ती है। पता नहीं कब वह उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई थी। 6 साल बाद वह उसे देख रहा था। वह बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसने पुरानी सी साड़ी पहनी थी। माथे पर न तो बिंदिया थी और न ही गले में कोई भी मंगलसूत्र था। तो क्या उसने अभी तक दूसरा विवाह नहीं किया था? क्या अभी तक मेरी तरह अकेली ही थी? मनोज ऐसा मन ही मन सोच रहा था कि तभी रीना की नज़र उस पर पड़ती है। तो जैसे ही नज़र मिलती है मनोज की, तो मनोज अपना चेहरा दूसरे तरफ कर लेता है। फिर पता नहीं मनोज के दिमाग में क्या आता है कि वह सीट के नीचे उतर आता है और रीना के पास बैठे एक लड़के से कहता है कि बेटा, तुम ऊपर वाली सीट पर जाकर बैठ जाओ। वह लड़का मान जाता है, बैठ जाता है और मनोज अपनी तलाकशुदा पत्नी के बगल में बैठ जाता है। कुछ देर तक दोनों शांत रहते हैं। फिर मनोज कहता है, रीना कैसी हो? बताओ तुम्हारा हाल चाल कैसा है? रीना बोलती है, ठीक हूँ, आप बताइए आपका हाल चाल क्या है? आप कहाँ जा रहे हैं? फिर मनोज बोलता है, मैं भी ठीक हूँ, मैं कानपुर जा रहा हूँ। त्यौहार होने के कारण रिजर्वेशन सीट नहीं मिली है, इसी कारण जनरल बोगी में अपना टिकट कटाकर आ रहा हूँ। फिर वह बोली, मैं भी कानपुर जा रही हूँ। आजकल माँ वहीं पर बड़े भाई के पास है और बीमार है, इसीलिए मिलने जा रही हूँ। उसके बाद दोस्तों दोनों काफ़ी देर तक शांत रहते हैं। फिर मनोज बोला, एक बात पूछूं? रीना ने आंखों ही आंखों में पूछा, क्या मनोज? फिर मनोज संकोच करते हुए कहा, अभी तक शादी क्यों नहीं की हो? वह कुछ नहीं बोली। मगर जब मनोज ने दोबारा नहीं पूछा तो रीना ने पूछा, आपने शादी की है? मनोज भी बिना बोले गर्दन हिलाते हुए ना में जवाब देता है। फिर काफ़ी देर तक दोनों चुप रहते हैं, मानो एक दूसरे को परख रहे थे। उसी वक्त डब्बे में एक कुल्फ़ी बेचने वाला आ जाता है। मनोज बोलता है रीना से, क्या तुम कुल्फ़ी खाओगी? रीना कहती है, नहीं, मैं कुल्फ़ी नहीं खाऊंगी। मनोज रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि कुल्फ़ी प्लीज़ खा लो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी कुल्फ़ी है। फिर रीना थोड़ा मुस्कुराती है और मुस्कुराते हुए मनोज से कहती है कि मैं कुल्फ़ी एक ही शर्त पर खा सकती हूँ। मनोज बोलता है, क्या शर्त है? रीना बोलती है कि कुल्फ़ी का पैसा मैं दूंगी। फिर दोस्तों वह शांत रहता है और जो रीना है वह उस लड़के से कुल्फ़ी 2 खरीदती है। एक कुल्फ़ी अपने लेती है और एक कुल्फ़ी मनोज को देती है। दोनों कुल्फ़ी खाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते ही रहते हैं। कुल्फ़ी खाते हुए रीना कहती है कि मैं भी अब कमाने लगी हूँ, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, महीने के 10,000 रुपये मिल जाते हैं। तब मनोज कहता है कि जब हमारे तुम्हारे बीच कोर्ट में तलाक चल रहा था तो कोर्ट के आदेश पर मुझे तुम्हें 5 लाख रुपए देना था। अगर वो पैसा तुम ले लेती, तुम अपना स्कूल अच्छा सा खोल लेती। जबकि तुम बहुत ही स्वाभिमानी हो, इस ज़माने में पैसे के बिना कुछ नहीं होता। फिर दोस्तों रीना हंसकर बोली, अगर मैं पैसा ले लेती तो अपने ज़मीर को क्या जवाब देती? यह ज़मीर रोज़ कहता कि जिसे छोड़कर तुम आई हो उसके सहारे पर तुम पल रही हो। दोस्तों ये बातें सुन करके मनोज बोला, तुम बहुत ही अच्छी हो, बहुत ही मासूम हो। यह एहसास मुझे तब हुआ जब हम दोनों के बीच तलाक हुआ। मनोज कहता है कि तुम यकीन मानो
मैं बहुत ही बदल गया हूँ। दारू बिल्कुल नहीं पीता, सब कुछ छोड़ दिया हूँ, गुस्सा बिल्कुल नहीं करता हूँ। अब मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई भी हरकत नहीं करता। और तुम्हें बहुत बुरा लगता था जब भी मैं कोई भी गलत कदम उठाता था। वह सब बुरी आदतें मैंने छोड़ दी है। वह उदास होकर बोला। तब रीना बड़े ही मायूस होकर कहती है कि अब क्या फ़ायदा, मैंने जब तुम्हें मना करती थी तुम मेरी बात को नहीं मानते थे, जिसके कारण मैं बहुत ही टेंशन में रहती थी। इसी कारण मुझे 2 बार गर्भपात भी हुआ, वरना आज मैं 2 बच्चों की माँ होती, एक बच्चा 8 साल का और एक बच्चा 6 साल का। यह कहते हुए दोस्तों रीना रो पड़ती है। और जब बच्चों की बात आती है इधर मनोज की भी आंखों में आंसू आ जाता है। लेकिन मनोज पुरुष था तो वह आंसुओं को पलकों तक पहुंचने से पहले ही पी गया और बोला, कभी कभी लगता है कि मैं बहुत ही बुरा आदमी हूँ। मैंने कभी भी रिश्तों की कदर नहीं की, उसकी सज़ा आज मैं झेल रहा हूँ। आज बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब मैं क्या करूँ? इस समय मेरी माँ भी मेरे साथ नहीं है, वो भी साथ छोड़कर चली गई है। तब रागिनी को बड़ा दुख हुआ। वो बोली, माँ को तो मैं बहुत ही भली चंकी छोड़कर आई थी, उनको क्या हो गया था? इस बार जो मनोज है बहुत भावुक होकर अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया और बोला, वह तुम्हें हर दिन याद करती थी, बोलती थी कि बहू को वापस घर लेकर आओ। लेकिन मैं अपनी माँ को समझाता था कि माँ तलाक होने के बाद किसी भी औरत को घर नहीं ला सकते। इतना बात करते हुए दोस्तों तब तक कानपुर स्टेशन आ जाता है। तब मनोज बोलता है कि वापस उधर से तुम कब आओगी? तो वो बोलती है कि मैं अगले दिन ही सुबह यहाँ पर 9 बजे वापस आ जाऊँगी। मनोज बोलता है कि मैं भी 9 बजे वापस आऊँगा और तुम्हारे साथ चलूँगा। इसके बाद दोस्तों वह कहती है कि आप तो बड़े आदमी हैं, आप लोग रिजर्वेशन से चलते हैं, जनरल से मेरे साथ कहाँ चल पाएंगे? मैं तो एक गरीब लड़की हूँ और जहाँ जैसा सीट मिलता है वैसे ही जनरल बोगी से चलते हैं। यह बात सुन करके दोस्तों मनोज को थोड़ा धक्का लगता है। वो बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। मैं पहले ही आकर के 2 टिकट ले लूँगा और तुम्हारे साथ चलूँगा। बताओ सच में तुम मेरे साथ चलोगी कि नहीं चलोगी? यह बात सुनते हुए दोस्तों ऑटो में बैठ जाती है, कहती ठीक है मैं 9 बजे इसी स्टेशन पर आऊँगी। फिर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। दोस्तों मनोज को 3 दिन तक रुकना था, लेकिन उसके दिल में अपनी तलाकशुदा पत्नी के प्रति प्यार जाग गया था। इस वजह से जल्दी जल्दी से काम को निपटाकर अगले दिन सुबह 8 बजे ही स्टेशन पर आ जाता है और 2 टिकट जनरल का ले लेता है। वो अपनी तलाकशुदा पत्नी का इंतज़ार करता है, लेकिन उसकी तलाकशुदा पत्नी 9 बजे नहीं आती है, वह 10 बजे आती है और ट्रेन 1 घंटा लेट हो जाता है, ट्रेन चली जाती है। जब वो आती है तो देखती है कि मनोज बैठा हुआ है। रीना कहती है कि आप अभी तक बैठे हैं मेरे इंतज़ार में, ट्रेन तो चली गई होगी। फिर दोस्तों मनोज कहता है, क्या करूं, मैं तुम्हारे इंतज़ार में यहाँ पर दिन भर बैठ सकता था, जब तक तुम नहीं आती तब तक मैं यहाँ पर बैठा रहता, क्योंकि तुम्हारे साथ चलना था मुझे। दोस्तों ये शब्द सुन करके रीना अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगती है। उसके बाद दोनों एक साथ दूसरी ट्रेन पकड़ते हैं और सफ़र करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ देर तक दोनों शांत रहते हैं। उसके बाद दोस्तों जो रीना है वह कहती है कि आप इतने शांत क्यों बैठे हैं, दोस्त ही बनकर मुझसे कुछ बातें कर लीजिए। फिर मनोज बोला, मुझे दोस्ती नहीं करनी है। इसके बाद रीना को झटका सा लगा, बोली, फिर क्यों मेरे साथ सफ़र करने के लिए उतावले थे आप? मनोज बोला कि मुझे तू चाहिए, हमेशा के लिए चाहिए, जन्मों जन्मों के लिए चाहिए, मेरे साथ हंसने के लिए, मेरा साथ रोने के लिए। वह इतनी जल्दी में यह सारी बातें बड़बड़ बोलने लगता है। रीना बस उसके मुंह की ओर देखती रह गई और वह आगे बोला, मैं गलत था, तुम्हारी कदर नहीं कर पाया, मगर तुम्हारे जाने के बाद मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया, मुझे माफ़ कर दो। यह कहकर वह रो पड़ता है। रीना चुप हो गई, बस उसके चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। मनोज उसके दोनों हाथ पकड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दो यार, मैं वादा करता हूँ अब कभी भी तुम्हारे आंसुओं का वजह मैं नहीं बनूंगा, तुम जो कहोगी वैसा ही करूँगा। दोस्तों ऐसे करते हुए रोने लगता है और यह देख करके मेरे दोस्तों जो रीना है वो भी अपने आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पाती है और अपने जो सर पर का जो साड़ी था जैसे जैसे हटाती है और कहती है
कि मनोज इधर देखो। मनोज जैसे दोस्तों देखता है उसके सर की तरफ तो उसके मांग में सिंदूर भरा था। जब मांग में सिंदूर भरा देखता है तो वह आश्चर्यचकित हो जाता है, पूछता है एक ऐसा सिंदूर है? तो दोस्तों रीना कहती है कि मैं कल ही समझ गई थी जब आपके साथ सफ़र कर रही थी तो कि आप मेरे बगैर रह नहीं सकते, इसलिए मैं सिंदूर आपके नाम पर लगा कर आया हूँ। दोस्तों इतना जैसे ही कहती है वैसे मनोज रोने लगता है और अपने पत्नी के साथ गले लिपट कर और तेज़ी से रोने लगता है। इधर रीना भी किसी का परवाह नहीं करती है और गले लिपट जाती है। उस ट्रेन में बहुत लोग बैठे हुए थे लेकिन दोनों किसी का परवाह नहीं करते हैं, गले लिपट कर रोने लगते हैं। अब दोस्तों वहाँ पे दोनों कुछ देर के बाद शांत होते हैं और जैसे ही उनका स्टेशन आता है वैसे दोनों नीचे उतर जाते हैं और फिर से एक दूसरे के गले मिलकर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज का शादियाँ होती हैं एक फैशन की तरह, तलाक होता है एक फैशन की तरह। ज़िंदगी में बहुत लोग होते हैं जो लोग अपने रिश्तों को निभा नहीं पाते हैं। शादी विवाह कोई बच्चों का खेल नहीं है दोस्तों, शादी विवाह 7 जन्मों का मेल होता है और इसे जीवन भर निभाना पड़ता है। छोटी छोटी बातों में आकर लोग एक दूसरे को तलाक दे देते हैं और बाद में दोस्तों वह लोग बहुत ही पछतावा करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों समय से पहले जिस काम को कर लिया जाए, समेट लिया जाए, सह लिया जाए, वही इंसान आगे बढ़ता है। ऐसी बात नहीं है कि जिस तरह से एक कहानी में घटित हुआ है ऐसा सभी लोगों के साथ नहीं घटित हो सकता। इसलिए दोस्तों शादी विवाह जन्म जन्मों का एक बंधन माना जाता है और दोनों लोगों को एक दूसरे की बात को समझना चाहिए, परहेज करना चाहिए और जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। मेरे दोस्तों इस सच्ची कहानी से अगर आपको थोड़ा सा भी सीख मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा क्या मनोज और रीना ने सही किया या गलत किया। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।